चलिए, तो आज का जो अपना टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक जो है वो है क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो कि इस टॉपिक में हमारे पास अभी तक दो फिजिकल क्वांटिटी था, जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपका? वेक्टर। और एक दूसरा क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक ना? तो देखो, प्रोडक्ट में हम लोग दो काम नहीं तीन काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ये सब? तो प्रोडक्ट में हम लोग कर सकते हैं क्या? एक तो स्केलर को हम लोग क्या करें? स्केलर से प्रोडक्ट करें। तो स्केलर से स्केलर को प्रोडक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 2 गुने 3, 5 गुने 7, यही सब क्या है? दोनों स्केलर है, प्रोडक्ट लेते हैं, सिंपल प्रोडक्शन। एक जो दूसरा चीज आएगा वो क्या आएगा? एक स्केलर रहे और दूसरा क्या रहे? वेक्टर रहे। ठीक ना? और एक जो तीसरा आता है उसमें क्या रहे? कि आपका दोनों रहे वेक्टर। वेक्टर इंटू वेक्टर। तो देखो, ये चीज तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, स्केलर इंटू स्केलर। इसके बारे में कुछ जानना नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या है? स्केलर इंटू वेक्टर। और वेक्टर इंटू वेक्टर में भी हम लोगों को दो पोर्शन पढ़ना है, जिस दो पोर्शन में एक है क्या आपका? डॉट प्रोडक्ट। एक है क्या आपका? डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। ठीक है? और एक दूसरा जो है तुम्हारा, ये दूसरा है क्या तुम्हारा? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक ना? ये दूसरा है क्या तुम्हारा? क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। एक्चुअली देखिए, जो मैथ्स में आप लोग जो भी चीजें पढ़ते हैं, तो मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन का दो सिंबल होता है, एक डॉट में और एक क्रॉस में। मैथ्स में इस दोनों तरह के प्रोडक्ट का मतलब एक ही चीज होता है, लेकिन फिजिक्स में ये दोनों डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स हैं। ये दोनों क्या है? डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स हैं। इस दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। तो हम लोग स्केलर इंटू स्केलर नहीं पढ़ेंगे, स्केलर इंटू वेक्टर पढ़ेंगे, और वेक्टर इंटू वेक्टर भी पढ़ेंगे। तो वेक्टर इंटू वेक्टर में दो चीजें होती है, एक डॉट प्रोडक्ट जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन को डॉट से दिखाते हैं, और एक क्रॉस प्रोडक्ट जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस से दिखाते हैं। दोनों मल्टीप्लिकेशन का रूल अलग अलग है, तरीकाएं क्या है? अलग अलग है। आपको बता दूं कि आपके फिजिक्स के लिए ये दोनों ही तरह का वेक्टर प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए इसको बहुत ही सावधानी से देखिए और एक एक चीज को सीखने का प्रयास करिए। साथ में रह के हम लोग अपने चीजों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? चलो भाई, तो बढ़ाते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर बाय वेक्टर। क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। बाय स्केलर। अब देखो कि इसमें हम लोग एक वेक्टर एज्यूम करते हैं कि अ वेक्टर लेट अ वेक्टर वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये एक वेक्टर है, इज मल्टीप्लाइड बाय इज मल्टीप्लाइड बाय एन स्केलर मल्टीप्लाइड बाय एन स्केलर एम। एक वेक्टर आर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जिसको हमने किसी स्केलर एम से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। और जो रिजल्ट आया, एंड द रिजल्ट इज वेक्टर आर। मान लिया क्या कि कैपिटल आर को क्या आया? रिजल्ट आया। अब देखो बेटा, इसमें कि क्या क्या रहा है कि जो कैपिटल आर तुम्हारा वेक्टर है वो एक स्केलर एम और एक वेक्टर आर का प्रोडक्ट है। ये क्या रहा है? कैपिटल आर जो रिजल्ट है वो एक स्केलर एम और एक वेक्टर आर को गुना करने से मिला। तो जब तुम गुना करोगे तो तुम ये चीज पाओगे कि जरा सा क्या हो रहा है, जो हम जरा सा काम को आगे बढ़ाएं, इसी दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए भाई कि अगर इस वेक्टर आर को हमको यहां से लिखना है तो m इंटू वेक्टर आर के जगह पर ये बताइए तो एक्स आई प्लस वाई जे
प्लस जेड के लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। भाई अगर ये स्केलर है तो इसको सब में मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, एम एक्स आई प्लस एम वाई जे प्लस एम जेड के, करोगे कि नहीं? अब जरा सा ये बताओ कि अगर ये वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर जो तुम लिखोगे वो कितना लिखोगे? रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इतना लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब ये जो तुम्हारा वेक्टर आर आया है, अगर तुमको कोई कहे कि इसका मैग्नीट्यूड जरा सा लिख के बताओ, इसका मैग्नीट्यूड जरा सा लिख के बताओ, तो देखो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा रूट अंडर एम एक्स का होल स्क्वायर प्लस एम वाई का होल स्क्वायर प्लस एम जेड का होल स्क्वायर। और आप जरा सा ध्यान से देखेंगे तो इस सारे में एम स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, होगा कि नहीं? अब देखो एम स्क्वायर से एम को बाहर करो, तो जब इससे तुम एम को बाहर करोगे तो ये आ जाएगा कितना तुम्हारा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर जो आ जाएगा तुम्हारा, रूट से बाहर होगा एम और रूट अंडर ये मिल जाएगा कितना? एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, जरा सा देखो ये रूट के अंदर में जो टर्म है वो तो मॉड स्मॉल आर है ना? मतलब यहाँ से सीधे सीधे हम लिख सकते हैं क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल आर इक्वल टू एम टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल आर होगा। मतलब किसी वेक्टर आर में जब हम किसी स्केलर एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्ट का मैग्नीट्यूड है वो एम टाइम्स इंक्रीज कर गया है, एम टाइम्स हो गया है मैग्नीट्यूड, है ना? मैग्नीट्यूड क्या हो गया? उतना गुना बढ़ गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड कितना गुना बढ़ गया? 2 गुना। 3 से करेंगे मैग्नीट्यूड कितना गुना बढ़ गया? 3 गुना। 5 से करेंगे मैग्नीट्यूड कितना गुना बढ़ गया? 5 गुना। अब जरा सा बात करते हैं क्या इसके डायरेक्शन का, है ना? वेक्टर का जब भी बात करेंगे तो 2 चीजों का बात करेंगे, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड में तो हम लोगों ने देख लिया कि किसी वेक्टर में हम m से मल्टीप्लाई किए तो जो मैग्नीट्यूड आया वो m टाइम्स जो वो पहले था उसका आया, है ना? मैग्नीट्यूड उतना गुना हो गया। लेकिन अब एक चीज और है कि अगर वेक्टर का चर्चा कर रहे हैं तो एक दूसरा चीज डायरेक्शन का भी हम लोगों को चर्चा करना पड़ेगा। जरा सा देखो डायरेक्शन इसका, कि जो भाई साहब तुम्हारा वेक्टर है, एक वेक्टर वो है क्या? वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, और एक जो तुम्हारा दूसरा वेक्टर है कैपिटल आर वो है तुम्हारा कितना? एम एक्स आई कैप प्लस एम वाई जे कैप और प्लस एम जेड के कैप, है ना? अब देखिए कि इसका जो मैग्नीट्यूड आपने निकाला है वो कितना निकाला है? रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, और इसका जो मैग्नीट्यूड आपने निकाला है वो निकाला है कितना? m टाइम्स रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना? जरा सा देखो कि तुमको याद होगा कि अगर डायरेक्शन लिखे कॉस अल्फा तो क्या लिखते हैं? x बाय मैग्नीट्यूड। तो x बाय मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? x अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जरा सा यहाँ पे डायरेक्शन लिखो भाई कॉस अल्फा, तो यहाँ लिखोगे x के जगह कितना है? बाई m टाइम्स रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, देखो m से m कैंसिल होगा, क्या बचेगा? कितना? x अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप देखिए जरा सा कि क्या डायरेक्शन बदला, आप देखिए तो क्या डायरेक्शन बदला है कि सेम है, यहाँ भी कॉस अल्फा वही, वहाँ भी कॉस अल्फा वही। अगर देखिए कॉस बीटा लिखिएगा तो कॉस बीटा यहाँ कितना आएगा? y बाई रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो कि जब यहाँ पे कॉस बीटा लिखोगे तो y के जगह पर कितना है? एम वाई, और मैग्नीट्यूड के जगह यहाँ कितना है? m टाइम्स रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, देखो m से m कैंसिल होगा, यहाँ भी कितना आएगा? उतना ही, y अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब y में भी डायरेक्शन नहीं बदला। अगर कॉस गामा लिखेंगे बेटा तो ये कितना आएगा? z अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहाँ जब कॉस गामा लिखोगे तो यहाँ भी सेम चीज ही आना है, कितना? एम जेड अपॉन एम टाइम्स रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर एम से एम कैंसिल होगा और आएगा कितना? जेड अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो कि हम जब किसी स्केलर से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई किए तो हमको मिला क्या?
हम देखें कि मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो गया और डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब कि अगर हमको कंक्लूजन लिखना है, अगर हमको कंक्लूजन लिखना है तो हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे क्या कि अ वेक्टर इज व्हेन अ वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज मल्टीप्लाइड बाई एन स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाई एन स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाई एन स्केलर एम। स्केलर एम से क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन देन दो चीजें होगी, ठीक ना, देन दो चीजें होगी। अब ये दो चीजें क्या होगी, तो दो चीजें क्या होगी कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट बिकम्स बिकम्स कितना, m टाइम्स, m टाइम्स। ये कि मान लो कि जो रिजल्ट आया वो आया r, इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m टाइम्स। ये काम तो करके देखे हुए। और दूसरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन रिमेन्स सेम। डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये चीज हम लोग अभी प्रूफ करके देखे थे कि अगर किसी वेक्टर में बेटा किसी स्केलर m से मल्टीप्लाई किए थे तो ये भी देखे थे कि जो इस वेक्टर का डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हुआ था, और जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड था वो मैग्नीट्यूड कितना टाइम्स हो गया था, m टाइम्स ऑफ r। ये सारी चीजें प्रूफ करके देख लिए। मतलब कि जब भी हम किसी वेक्टर में किसी स्केलर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा कि मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स हो जाएगा जितना स्केलर है, और डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये था क्या, स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना। सिंपल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप देखे थे कि अगर अगर r इक्वल टू था, कहीं पर हमारे पास r इक्वल टू था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो अगर इसमें हम लोग m से मल्टीप्लाई किए थे r में और इसको एक नया वेक्टर बोल दिए r, तो जो रिजल्ट आया था वो कितना आया था, एम एक्स आई प्लस एम वाई जे प्लस एम जेड, ये रिजल्ट आया था। सिंपली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन अनचेंज रहेगा, डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर इतनी बात है। अब देखो कि ये था हमारा क्या, वेक्टर और स्केलर का प्रोडक्ट। लेकिन जो अब अगली बात है हमारी, वो अगली बात है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आप देखिएगा जरा ध्यान से कि जो हम लोग यहाँ तैयार किए थे इसमें क्या, स्केलर स्केलर ये तो पढ़ना नहीं है, ये तो आता है। स्केलर वेक्टर का प्रोडक्ट देखना था, ये देख लिए। अब हमको वेक्टर और वेक्टर का प्रोडक्ट देखना। तो वेक्टर और प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट का रूल देखना है, एक डॉट प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट को देखेंगे, ठीक है। तो जब डॉट प्रोडक्ट को देखेंगे तो क्या होगा, ये देखो कि जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट को देखेंगे तो क्या होगा। अब देखिए कि जब आपको डॉट प्रोडक्ट को देखना है तो इसमें हम लोग हेडिंग क्या लेंगे, हेडिंग लेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अनदर वेक्टर। मतलब दो वेक्टर का प्रोडक्ट हम लोग कैसे लेंगे, और इस दो वेक्टर के प्रोडक्ट में जो पहला लेंगे हम लोग वो लेंगे क्या, डॉट प्रोडक्ट। जो पहला लेंगे वो क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। और इसी डॉट प्रोडक्ट को बेटा स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो इसके लास्ट में आपको पता चलेगा। देखिए डॉट का मतलब सीधे डॉट से गुना करना है। अब मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर हैं, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज एट एन एंगल थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो किसी एंगल थीटा पे, ठीक है। कह रहे क्या कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ if the magnitude of vector A is A and vector B is B,
कितना चीज कह रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो आपको कहेगा क्या कि जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, वो बस एक ही लाइन तुमको याद रखना है, क्या, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक ना, यही एक लाइन बस याद रखना है। अब देखो कि इसी को हम लोग दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस कितना, थीटा। ये दोनों एक ही चीज है, बस अगर इतना ही चीज आपको याद रहेगा तो आपको पूरा का पूरा डॉट प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा। बात समझ में आई? क्या याद रखना है, खाली ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्लियर? अब चलो भाई, तो सबसे पहले वेक्टर्स में हमारे पास जो था वो हम लोग दो तीन चीजों को लेकर के बात करते थे वेक्टर्स में। एक कि यूनिट वेक्टर का अगर आप बात करते थे तो आपको याद होगा कि एक्स वाई और जेड एक्सिस होता है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जिस यूनिट वेक्टर का हम लोग बात करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई कैप। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जिस यूनिट वेक्टर का बात करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जिस यूनिट वेक्टर का बात करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, के कैप। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट में हम लोग यूनिट वेक्टर का बात करें, तो यूनिट वेक्टर का अगर बात करें तो देखो कि यूनिट वेक्टर में क्या होना है। अगर बात करें क्या, फॉर यूनिट वेक्टर, फॉर यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर में भी कैसा यूनिट वेक्टर, फंडामेंटल वाला, जो फंडामेंटल वाला यूनिट वेक्टर है, आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना। तो देखो कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है बेटा आई डॉट आई निकालो, तो ये चीज तो हम लोग जानते हैं क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप ये कितना होता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। अब देखो कह रहा है क्या कि आई डॉट आई निकालो, तो इस पहले आई कैप को देखो कि ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो एक्स के डायरेक्शन में है ना, और दूसरा आई कैप भी एक्स के ही डायरेक्शन में होगा, ये तो किसी दूसरे डायरेक्शन में नहीं होगा। तो दूसरा आई कैप भी जो है वो भी किस डायरेक्शन में है, एक्स के ही डायरेक्शन में है। आप हमको जरा से ये बताइए कि इस दोनों के बीच के एंगल का अगर हम बात करें तो कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा, दोनों का सेम डायरेक्शन है। अब भाई डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या पढ़े अभी कि सर ए डॉट बी जो लिखेंगे वो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। लगा के देखो यहाँ वेक्टर ए के जगह पर है क्या, वेक्टर बी के भी जगह पे क्या है, और कॉस दोनों के बीच का एंगल है कितना, मॉड आई कैप कितना, मॉड जे आई कैप कितना, कॉस 0 डिग्री कितना। मतलब सीधे सीधे ये निकल के आ रहा है कि जो आई डॉट आई होगा वो कितना होगा, जरा सा देखिए जे डॉट जे का बात करते हैं, तो जे डॉट जे में देखो कि जो पहला तुम्हारा है जे कैप ये भी वाई डायरेक्शन में है ना, और जो दूसरा तुम्हारा है जे कैप ये भी किस डायरेक्शन में, अभी भी थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। तो अगर जे डॉट जे लिखोगे तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कॉस कितना डिग्री, ये भी कितना आ जाएगा, जे डॉट जे तुम्हारा ये भी आ जाएगा कितना, 1 इंटू कॉस 0 डिग्री भी कितना 1, है ना। तो जब इतना आ जाएगा, अब देखिए कि जब जे डॉट जे 1 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जे डॉट जे भी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जरा सा अब देखो तुम के डॉट के देखते हैं, तो पहला वाला भी के कैप जो होगा वो आपका एक्स डायरेक्शन में, और दूसरा वाला भी जो के कैप होगा वो भी इसी डायरेक्शन में, दोनों जेड डायरेक्शन में। अभी भी देखिए कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन में। इसको उठाओ, इसको ऊपर में रखो, देखो छोटा वाला एंगल कितना डिग्री हो रहा है, 0 डिग्री। अब बेटा जब के कैप डॉट के कैप लिखोगे तो कितना लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये भी के कैप, और कॉस दोनों के बीच का एंगल कितना, ये कितना होता है 1 इंटू कॉस 0 भी कितना 1, यानी कि के डॉट के भी जो आया वो तुम्हारा कितना आया 1। अब देखिए कि अगर यहाँ से आपको कंक्लूजन लिखना पड़े तो इस सारे बातों का कंक्लूजन हम लोग क्या देखें कि चाहे आई कैप आई हो, चाहे जे कैप डॉट जे कैप हो, चाहे के कैप डॉट के कैप हो, इस सारे का आंसर कितना आ रहा है,
सेम वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का जब हम यूनिट डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है। लेकिन सर अभी तो सेम लिए हैं, जरा सा उल्टा पुल्टा करके लेके देखिए, जरा सा उल्टा पुल्टा लेकर के देखिए। तो अब देखो, मान लो कि हम ले रहे हैं क्या, आई डॉट जे। अब देखो ध्यान से कि यहाँ है तुम्हारा एक्स एक्सिस, यहाँ है तुम्हारा वाई एक्सिस, और यहाँ है तुम्हारा जेड एक्सिस। अब हमको बताओ कि आई डॉट जे लिए हैं, तो जो आई होगा वो होगा एक्स डायरेक्शन में, है ना, और जे होगा किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। इस दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। अब बताओ दोस्त कि जब यहाँ से आई डॉट जे लिखना है तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस कितना लिखाएगा, 90। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का भी, और कॉस 90 कितना, मतलब जो आई डॉट जे आ जाएगा तुम्हारा वो कितना आ जाएगा। अब देखिए कि सारे चूंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो आप आई डॉट जे लीजिए, चाहे जे डॉट के लीजिए, चाहे के डॉट आई लीजिए, एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे पर क्या है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो जब भी हम कोई दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर लेते हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, और थीटा 90 डिग्री हुआ तो कितना आंसर आ जाएगा। मतलब सीधे सीधे ये कह सकते हैं क्या कि आई डॉट जे हो, चाहे जे डॉट के हो, चाहे फिर के डॉट आई हो, इस सारे का आंसर कितना आना है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। मतलब सेम तरह का वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना, 1 सेम तरह का, और जब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वेक्टर लेंगे तब जो आंसर आएगा वो कितना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो जब इतनी बातें समझ में आ गई तो अभी तक बात कर रहे थे किस चीज़ के लिए, यूनिट वेक्टर के लिए। अब जरा सा सर बड़े बड़े वेक्टर हैं आई जे के तीनों वाला, तब कैसे काम करेंगे। तो मान लो क्या कि तुम्हारे पास दो वेक्टर है, लेट वेक्टर ए इक्वल टू तुम्हारे पास दिया हुआ है कितना, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक ना। और एक दूसरा वेक्टर दिया हुआ है क्या, वेक्टर बी इक्वल टू तुमको दिया हुआ है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप और प्लस z2 के कैप। अब इसमें देखिए आप कि जो आपका x1 है, y1 है, z1 है, और जो x2 है, y2 है और z2 है, ये तो कोई ना कोई नंबर है जो क्या है, स्केलर, है ना। और इसमें आप देखिए कि जो आपका आई कैप है, जो आपका जे कैप है और जो आपका के कैप है, ये क्या है, वेक्टर, ठीक ना। तो स्केलर को हम स्केलर के रूल से मल्टीप्लाई करेंगे और वेक्टर को हम वेक्टर के रूल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई साहब अगर हमको लिखना है ए डॉट बी, अगर हमको क्या लिखना है, ए डॉट, इसका मतलब वेक्टर ए जो है तुम्हारे पास x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, इसके साथ तुमको डॉट लेना है वेक्टर बी का, जो कि है तुम्हारे पास कितना, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखिए कि ये जो स्केलर है इसको हम स्केलर से सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आई जे के को हम वेक्टर के रूल से मल्टीप्लाई करेंगे, और वेक्टर में जो अभी हमारे पास रूल है वो कैसा रूल है, डॉट। अभी जो हमारे पास रूल है वो कैसा रूल है, डॉट। अब भाई साहब देखो मल्टीप्लीकेशन करना शुरू करते हैं, तो शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है आपके पास है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये जो है आपके पास वो कितना, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और इसके साथ है डॉट में आपके पास क्या, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप और प्लस z2 कितना, के कैप। इसी को हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो कि मल्टीप्लीकेशन में तुम क्या करोगे, पहले एक उठाओगे सारे के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो हम पहला वाला ले रहे हैं तुम्हारा क्या, x1 आई कैप, और डॉट में तुम इस दूसरे सारे से मल्टीप्लाई करोगे, तो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप होना है कि नहीं होना है, होना है। फिर प्लस का साइन डालेंगे, प्लस का साइन डालेंगे, फिर दूसरा उठाएंगे सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरा वाला क्या है भाई, y1 जे कैप, डॉट में मल्टीप्लाई करना है x2 आई कैप से प्लस y2 जे कैप से प्लस z2 के कैप से, ठीक ना। फिर क्या करना है, प्लस डालना है, तीसरा वाला उठाना है। इस बार तीसरा वाला क्या है, z1 के कैप, डॉट में मल्टीप्लाई करना है इस सारे से, यानी कि x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2
के कैप, यही काम करेंगे। अब देखो कि इस ब्रैकेट को कैसे खोलना है। तो इस ब्रैकेट को खोलने के लिए x1 को x2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन i को जब i से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको डॉट में करना पड़ेगा, i डॉट i। समझ में आया? प्लस x1 को y2 से तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन i को जब आप j से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको i डॉट j करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? प्लस x1 को z2 से तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन i को जब आप k से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको i डॉट k लिखना पड़ेगा। प्लस यहां देखिए y1 और x2 को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन j को और i को आपको वेक्टर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस y1 को और y2 को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन j को और j को आपको वेक्टर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस y1 को और z2 को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन j डॉट के आपको वेक्टर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस यहाँ देखिए z1 और x2 को सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन k को और i को आपको वेक्टर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही आप z1 को y2 को सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन k डॉट j करना पड़ेगा, और z1 z2 और k डॉट k करना पड़ेगा। अब पीछे वाली कहानी याद करिए, सेम टाइप का है तो आंसर और डिफरेंट टाइप का है तो आंसर। भाई साहब देख ले तो जरा सा, i डॉट i कितना लिखेंगे? तो x1 x2 इंटू i डॉट i कितना 1, प्लस x1 y2 और ये i डॉट j कितना, प्लस x1 z2 और i डॉट k कितना। अब देखो इसी तरह से जब लिखोगे तो यहाँ देखो j डॉट i है, कितना लिखोगे y1 x2 इंटू 0 प्लस y1 y2 और j डॉट j कितना, और प्लस y1 z2 और कितना लिखोगे कि नहीं। इसी तरीके से देखो नीचे वाले में देखो z1 x2 इंटू कितना, प्लस z1 y2 इंटू कितना, और प्लस z1 z2 इंटू कितना, अच्छा 1, z1 z2 इंटू 1। अब जरा सा हमको ये आप बताइए कि इस सारे कहानी में जो 0 से मल्टीप्लाई हो गया वो पूरा कितना हो गया, वो पूरा कितना हो गया, जो 0 से मल्टीप्लाई हो गया वो हो गया खत्म। अब बचा क्या आपके पास? तो आपके पास जो अब बच रहा है वो क्या बच रहा है? तो हम लोग जो काम बढ़े थे वो काम बढ़े थे क्या लेकर के, a डॉट b का, इसी को ना आगे बढ़ाए थे। और लास्टली बच क्या रहा है, एक देखो यहाँ पर बच रहा है तुम्हारा x1 x2 इंटू 1, कितना हो जाएगा x1 x2 प्लस सारा 0 हो गया, इसमें एक बच रहा है तुम्हारा y1 y2 इंटू 1, तो कितना बच रहा है y1 y2, और नीचे वाले में क्या बच रहा है z1 z2। यही निकल के आ जाएगा क्या, a डॉट b का फॉर्मूला। समझ में आया? अब जरा सा ध्यान से देखिए कि जो हमारे पास बचा हुआ टर्म है वो केवल एक्स वाई जेड है, आई जे के तो खत्म। इसका मतलब ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसको भाई साहब स्केलर प्रोडक्ट भी क्या करते हैं, बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना लंबा चौड़ा कहानी था। अब इतना करेंगे क्या, अब इतना नहीं करेंगे, अब सीधे क्या करना है, अब सीधे क्या करना है कि जैसे ही आपके पास दो वेक्टर दिया, जैसे ही आपके पास दो वेक्टर दिया, वेक्टर ए इक्वल टू जैसे ही कहा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक ना। और वेक्टर बी इक्वल टू जैसे ही कहा आपके पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। आपको सीधे बेटा बोलेगा अगर a डॉट बी करने के लिए तो बड़े बड़े अक्षर में x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 कर देना है। एक चीज ये हुआ। अच्छा ये बात बताओ कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है और हमको बोले कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग ए बोलेंगे, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स के जगह कितना है, वाई के जगह कितना है,
और जेड के जगह कितना है। अगर बोले तुमको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जिसको हम लोग बी भी बोलते हैं, तो देखो कितना लिखोगे, x2 का प्लस y2 का प्लस z2 का, लिखोगे कि नहीं। अब आ जाओ डेफिनेशन पे। तुम्हारा डेफिनेशन क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा a डॉट बी है वो है ए बी कॉस थीटा के बराबर में। अब अगर यहां से तुमको कहे कोई आदमी कि कॉस थीटा बराबर, हम लिख देते हैं तुम्हारे पास ए डॉट बी, और ये ए बी इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर लेके आ जाते हैं डिवाइड में, तो तुमको कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, कोई दिक्कत है। अब बताओ कि अगर दो वेक्टर ऐसे दिए हुए हो और तुमको बोले कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, तो ए डॉट बी निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? ए निकाल लोगे कि नहीं? बी निकाल लोगे कि नहीं? सबका वैल्यू यहाँ रख दोगे तो थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो भाई डॉट प्रोडक्ट का यूज केवल और केवल दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए ही किया जाता है। बात समझ में आ रही है? अब जब इतनी बात समझ में आ रही है सर, तो आप थोड़ा सा एनालिसिस करके हमको दिखाई दीजिए काम, है ना, कि कैसे निकाला जाए। क्वेश्चन फिल करवा के दिखा दीजिए सही भी है या नहीं है। तो दो तरीके से मैं फिल करवा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। दो तरीके से फिल करके देखिए कैसे। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया क्या, क्वेश्चन दिया क्या कि फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए इक्वल टू, मान लो दे दिया 2y प्लस जे माइनस के, और एक वेक्टर बी इक्वल टू दे दिया तुम्हारे पास -2y प्लस -2y माइनस जे, ठीक ना, -2y माइनस जे प्लस के। अच्छा, इसमें पहले थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अब देखो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली इसका फील लेते हैं। तो देखो, तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, 2y प्लस जे माइनस के। इसमें से जरा सा माइनस कॉमन करो, तो वेक्टर ए इक्वल टू माइनस जैसे ही कॉमन करोगे -2y माइनस जे प्लस के हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? अब जरा सा देखिए, तो ये जो बीच में जो टर्म है ये क्या है, वेक्टर बी है। तो यहां से मिल रहा है क्या कि जो वेक्टर ए है वो नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी हो रहा है। अब तुमको हम कभी बताए थे कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी माइनस साइन के साथ हो, इसका मतलब अगर ये है वेक्टर ए भाई, तो इतना ही बड़ा तुम्हारा पीछे होगा क्या, वेक्टर बी। ये ना बताए थे। इसका मतलब देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये तो सर ऐसे ज्योमेट्रिकली आप बता दिए, डॉट प्रोडक्ट से बताओ तो मजा आए, है ना। तो देख, डॉट प्रोडक्ट से निकालने के लिए तुमको क्या सब चाहिए, तो तुमको सबसे पहले चाहिए x1 का वैल्यू, देखो कितना है 2, है ना। देखो y1 का वैल्यू कितना है 1, और z1 का वैल्यू कितना है -1, है ना। 2 1 और -1, इस सब के पीछे कुछ नहीं तो 1, है ना। देखो दूसरा चीज, x2 का वैल्यू कितना है -2, y2 का वैल्यू कितना है -1, और z2 का वैल्यू कितना है 1। तो अगर यहाँ से भाई साहब a डॉट बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। जरा सा देख लीजिए, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1, लिखेंगे कि नहीं? अब देखो ये कितना आ गया, -4 -1 माइनस, मतलब ये हो गया कितना, -6। अच्छा ये तो हो गया। जरा सा a इक्वल टू निकाल के देखो, जिसको तुम लोग वेक्टर a का मैग्नीट्यूड भी कहते हो, तो ये कितना आएगा, √x1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा √। दूसरा देखो, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b चाहिए, जिसको तुम लोग b भी बोल सकते हो, तो जब b चाहिए तो ये कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा, √। आ जाएगा कि नहीं? अब देखिए कि जो मैं फॉर्मूला बताया, जो मैं फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बताया, cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। डालो वैल्यू, cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी कितना आया है, a कितना आया है और b भी कितना आया है, √6, और √6 मिलकर 6 होगा, इस 6 को उड़ा देगा कि नहीं, उड़ा देगा।
कॉस थीटा इक्वल टू कितना बचा, थीटा इक्वल टू कितना, 180 डिग्री पे -1 होता है वैल्यू। तो जो चीज़ ज्योमेट्रिकली सही है वही चीज़ मैथमेटिकली भी सही है। आपको यही चीज़ तो मैं पीछे बताया था, देखो जरा सा, वेक्टर ए तो वेक्टर बी है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब थीटा सीधे दिख रहा है कि 180 डिग्री है, लेकिन मैथमेटिकली भी ये चीज़ें क्या है, सही है। अब देखो एक और चीज़ देख लो, अब एक चीज़ और देख लो क्या, अब एक चीज़ और देख लो क्या, कि अगर भाई साहब कहे, अगर कहे क्या कि इफ ए डॉट बी, ऐसे सोचो, अगर क्या कहे कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, 0 डिग्री। ये देखो केस वन, केस वन, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो इसका मतलब हुआ क्या कि हम लोग जो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अब थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी और बाई ए बी। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता, यानी कि ये जो हो जाएगा तुम्हारा कितना, ए डॉट बी बाई ए बी हो जाएगा ना। अब देखो कि यहां से जब लिखोगे तो ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा, ए डॉट, अच्छा हाँ, ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी, ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा। तो जब भी आपका ए डॉट बी बराबर ए बी दिखे, इसका मतलब ये समझ जाना है क्या, कि जो एंगल होगा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 0 डिग्री। और इसका मतलब क्या होता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो क्या है, पैरेलल वेक्टर है। कैसा है, पैरेलल वेक्टर, ऐसा वेक्टर ए ये वेक्टर बी ये, समझ में आया, वेक्टर ए ये और वेक्टर बी ये, समझ में आया। कब, हाँ, इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि ए बी दो अलग अलग वेक्टर है, ठीक ना। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन पैरेलल तो हमेशा रहेगा क्योंकि थीटा 0 डिग्री है। समझ में आया कि जब भी ए डॉट बी ए बी के बराबर में आए, क्या समझ जाना है कि ए और बी क्या है, पैरेलल वेक्टर है। बातें समझ में आई। इसी तरीके से देखो कि अगर, अगर कहे तुमको केस 2 में कि इफ थीटा इक्वल टू हो जाए कितना, 180 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस 180 डिग्री इक्वल टू ए डॉट बी और बाई कितना, ए बी। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना, और -1 इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी होगा कि नहीं होगा। यहाँ से देखो ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी होगा कि नहीं। तो जब भी तुमको ए डॉट बी माइनस ए बी के बराबर में दिख जाए तो समझ जाना क्या, कि जो वेक्टर्स है, जो वेक्टर्स है ए एंड वेक्टर बी आर कैसा, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कैसा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। एंटी पैरेलल का मतलब ए इधर तो बी इसके अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आया। थोड़ा सा तीसरा केस भी देख लो यहीं पे, तीसरा नंबर केस भी देख लो, केस थर्ड, क्या कि इफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, 0 ले लिए है, 90 ले लो, थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, ये बताओ, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी लिखोगे कि नहीं। कॉस 90 का वैल्यू कितना, 0 इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी लिखोगे कि नहीं। ए बी को इधर लेके आ जाओ, ए डॉट बी इक्वल टू 0 लिखोगे कि नहीं। तो जब भी ए डॉट बी 0 आ जाए तो ये समझ जाना क्या, ये समझ जाना क्या कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है वो कैसा है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये रहेगा वेक्टर ए तो ये रहेगा वेक्टर बी। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये तीनों चीज एज ए रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। क्या, पैरेलल का मतलब ए डॉट बी ए बी के बराबर में, एंटी पैरेलल का मतलब ए डॉट बी माइनस ए बी के बराबर में, और जैसे ही ए डॉट बी 0 दिखे मतलब समझ जाना है क्या कि दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर इतनी बात है। कुछ क्वेश्चंस करके देखें, कुछ क्वेश्चंस करके देखें कि नहीं देखें, देख लीजिए सर, तो लिखो क्वेश्चन।
क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के एंड वेक्टर बी इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। मैं बनाऊं, मैं बनाऊं, बन गया। चलो मिलाओ, देखो भाई कि देखो सब के पीछे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब इधर भी कुछ नहीं है मतलब। अब देखो सीधे सीधे लिखो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी लिखना है तो x1 x2 मतलब 1 इंटू प्लस y1 y2 मतलब 1 इंटू और प्लस z1 z2 इंटू -1 इंटू, लिखेंगे कि नहीं? अब देखिए 1 इंटू 1 कितना, ये भी कितना, ये भी कितना और ये कितना, -1 + 1 0 होगा, कितना आ गया 1। अब जरा सा देखो कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखोगे तो कितना लिखोगे, √x1² + y1² + z1², 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का, ये देखो आ जाएगा √3, 1 1 1 3। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी लिखोगे तो ये भी कितना लिखोगे, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा √3। अब देखो कि कॉस थीटा क्या पढ़े हो, कॉस थीटा पढ़े हो भाई ए डॉट बी बाई ए बी, है ना? तो कॉस थीटा इक्वल टू जो लिखिएगा, ए डॉट बी कितना आया है 1 और ए कितना आया है, बी कितना आया है, तो कॉस थीटा इक्वल टू जो आ जाएगा कितना 1 बाय थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स। हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? तो ये था आपका पूरा का पूरा क्या, डॉट प्रोडक्ट। चूंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या सब पढ़े, देखो एक बार में देख लो क्या सब पढ़े हो जो, देख लो। सबसे पहले बोले क्या कि वेक्टर और स्केलर दो तरह की क्वांटिटी है, स्केलर इंटू स्केलर कर सकते हैं या वेक्टर इंटू स्केलर या वेक्टर इंटू, ऊपर वाला आता है स्केलर इंटू वेक्टर में तुमको क्या बताए कि जब किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जैसा इधर का डायरेक्शन वैसा ही इसको कंक्लूजन में लिख भी दिए है ना? इसके बाद क्या बोले तुमको कि भाई साहब हम लोग जो देखेंगे वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अनदर वेक्टर। तो इसमें दो चीज आता था, एक क्या डॉट प्रोडक्ट और एक दूसरा क्या स्केलर प्रोडक्ट। मैं याद करने के लिए क्या बोला कि यदि दो वेक्टर है, वेक्टर ए बी दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो ए डॉट बी जो लिखेंगे वो ए बी, ए है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद आए थे यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर में मैं आपको क्या बोला कि सेम टाइप के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर कितना आएगा, और डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स का लेंगे डॉट प्रोडक्ट तो कितना आएगा 0। उसके बाद बोले कि अगर दो वेक्टर तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म में रहे ऐसे, तो ये XYZ स्केलर है, इसको स्केलर के जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, IJ क्या है वेक्टर है, इसको वेक्टर के जैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तब अगर ए डॉट बी लिखना पड़े तो ए के जगह ये और बी के जगह डॉट में लिखेंगे। अब डॉट में लिखेंगे तो क्या किए, मल्टीप्लाई किए, स्केलर को ऐसे ही मल्टीप्लाई किए और वेक्टर्स को डॉट में मल्टीप्लाई किए। लास्ट में देखिए जो सेम वाला है उसका आंसर 1 और जो अपोजिट वाला है उसका आंसर 0। सारा 0 वाला हो गया 0, बचा केवल ये 3 टर्म। तो ये 3 टर्म बचा तो ए डॉट बी इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, बस इतना ही याद रखना था। फिर मैं क्या बोला कि भाई जो इसका यूज किया जाता है वो यूज किस लिए किया जाता है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए।
कैसे कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी, इसको याद रखना है क्या? इसको याद रखना है? नहीं याद रखना है, याद केवल ये रखना कि ए डॉट बी जो होता है वो क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ध्यान से देखो, दोनों एक ही चीज है ना? बस वही चीज, एक ही लाइन याद रखना है डॉट प्रोडक्ट, ये भी वही चीज है। अब इसके बाद क्या बोला था? इसके बाद क्या बोला था सर? खाली क्वेश्चन करवाया था, कुछ केस एनालिसिस कर दिया था कि अगर थीटा 0 मतलब ए डॉट बी ए बी के बराबर में, थीटा 180 मतलब ए डॉट बी माइनस ए बी के बराबर में, और ए डॉट बी 0 इसका मतलब थीटा 90 डिग्री के बराबर में। बात समझ में आई क्या? तो इतने चीज़ों को मैंने आज आपको पढ़ाया, फिर इस पे लास्ट में एक क्वेश्चन करवाया, और क्वेश्चन करवाने के बाद ये टॉपिक हो गया यहाँ पर समाप्त। मेरे ख्याल से आज के लिए डॉट प्रोडक्ट का इतना बड़ा लेक्चर काफ़ी है। ठीक है, कोई ऐसे भी हैं जिनका आज पहला दिन था? आप हैं? बुझाया तो नहीं होगा, नहीं ना बुझाया? 4-5 दिन रेगुलर क्लास करो, बुझाने लग जाएगा। ठीक है, 4-5 दिन क्लास एब्सेंट नहीं करना। ठीक है। अच्छा, ऐसा लग रहा होगा कि अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको भी बुझाएगा, लग रहा था ना? तो 4-5 दिन क्लास करिए, समझ में आएगा। ठीक है, बीच में